गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। जैसा कि आप जानते हो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एग्ज़ाम डेट 16 जून है और आज हम वीडियो बना रहे हैं। आज है 15 जून। दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना एक घंटे में हम भारत के भूगोल के साथ साथ विश्व के भूगोल के भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, ये लेक्चर आपका ज़्यादा नहीं होगा, मात्र एक घंटे के आसपास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत का अक्षांश विस्तार देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है, ये आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, और जो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है ये आपका इंद्रकोण, और सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है जो हमारी मुख्य भूमि है उसमें वो है कन्याकुमारी। अगर हम वैसे देखें कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो वो आपका आएगा, क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट आएगा, जो है अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर। ठीक। अगर हम अपना सबसे पश्चिमी बिंदु देखें तो ये हमारा सर्करिक, जिसको कभी कभी गौर माता भी लिखा होता है। कौन सा? गौर माता भी लिखा होता है। ये आपका मिलता है आपको 68 डिग्री 7 मिनट पर। ठीक। और जो आपका है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से। ठीक। तो सबसे जो हमारा पूर्वी बिंदु है ये है बलांग, जो है आपका आता है अरुणाचल प्रदेश में आता है। अगर दोस्तों हम भारत के देशांतर विस्तार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भारत का देशांतर विस्तार जो है 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। चलिए आपको बताता हूँ कि इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर की क्या वैल्यू होती है। हमने एक ग्लोब बना लिया। ठीक। ये है हमारा क्या? ये हमारा देशांतर। ठीक है, ये हमारा देशांतर। ठीक, 0 डिग्री। ठीक। और ये है हमारा अक्षांश। ये है हमारा अक्षांश। ठीक है, ये है आपका लैटिट्यूड और ये है आपका लॉन्गिट्यूड। अब जैसे भारत की स्थिति यहाँ पे है। ठीक। अगर हमें पता लगाना हो कि भारत की स्थिति क्या है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो 0 डिग्री देशांतर है, ये जो लैटिट्यूड है, इसको कहते हैं हम इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, विषुवतीय रेखा कहते हैं। अगर इससे नीचे जाओगे तो ये साउथ आता है, अगर इससे ऊपर जाओगे तो ये आता है आपका नॉर्थ। तो यानी हमें पहली कंडीशन तो ये पता चल रही है कि भारत की स्थिति क्या है, नॉर्थ पे। अब ये देखते हैं कि भारत की कंडीशन पूर्व में या पश्चिम में, ईस्ट में या वेस्ट में। चलिए आपको ये बताता हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारा अक्षांश है। ठीक, ये जो हमारा अक्षांश है, अगर इससे हम राइट की साइड जाएंगे तो ये आपका आएगा ईस्ट। अगर इससे हम लेफ्ट की साइड जाएंगे तो ये आएगा हमारा, क्या आएगा, वेस्ट। तो हमें ये भी पता चल रहा है कि जो भारत की स्थिति है विश्व ग्लोब में नॉर्थ में है और साथ में क्या है, पूर्व में भी है। ठीक। तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे पॉइंट। भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज की थी ये की थी पुर्तगालियों ने। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है। भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का 2.4 भाग है। हमने पूरे विश्व का लगभग 17% जनसंख्या पर कब्जा किया है और हमारे पास जो है लगभग 18% पशुधन है। अगर विश्व के क्षेत्रफल में देखें तो भारत का क्षेत्रफल 7वें नंबर पर आता है। सबसे बड़ा जो है रूस है, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है भारत। भारत जो जनसंख्या में दूसरे नंबर पर नहीं है, फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। ठीक। 2021 की जनगणना था उसके अनुसार हम पहले नंबर पे आ चुके हैं। दूसरे नंबर पे हो चुके हैं अब चाइना। कौन हो चुके हैं? चाइना दूसरे नंबर पे हो चुके हैं। उत्तर से दक्षिण तक जब भारत का विस्तार देखते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है 2,933। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर हम अपना अक्षांश विस्तार देखें या देशांतर विस्तार देखें तो लगभग दोनों में ही
30 डिग्री का अंतर ही मिलता है। कितना? 30 डिग्री का अंतर मिलता है। चलिए अब देखते हैं भारत के बारे में कुछ। भारत में जो है 43% भाग पर मैदान है, 29% भाग पर पर्वत और पहाड़ी है, और जो 27% भाग बढ़ता है इस पर पहाड़ है। भारत के पूर्व में 7 राज्य स्थित है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा है, जिनको 7 बहन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? 7 बहन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना, इसमें सिक्किम को शामिल नहीं करते। किसको? सिक्किम को शामिल नहीं करते, क्योंकि ये बहन है, ये इनका भाई है। भारतीय उपमहाद्वीप का भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये किसका भाग है? तो दोस्तों ये भाग है गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का। अगर देखते हैं भारत की स्थिति, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। भारत मुख्यतः उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भूभाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, और जो भारत का देशांतर है ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। एक देशांतर जो है 4 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। भारत में समय जो निर्धारण होता है ये होता है, भारत का जो मानक समय जो है 82.5 डिग्री से, जिसको कहते हैं पूर्वी देशांतर। जो हमारे जो ग्रीनविच टाइम है, जहाँ से वर्ल्ड का टाइम लिया जाता है, वहाँ से हमारा टाइम जो है 5.5 घंटे आगे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रीनविच जो है ये वो यहाँ पे है, और अगर यहाँ से पूर्व में जाओगे आप, यहाँ से अगर आप ईस्ट में जाओगे तो क्या होगा? वो टाइम प्लस होगा। अगर यहाँ से आप जाओगे वेस्ट में तो जो टाइम है माइनस होगा। तो भारत पूर्व में स्थित है, इसलिए भारत का टाइम जो है प्लस होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। चूँकि देशांतर व सूर्य दोनों पूर्व में है, इसलिए हमारा टाइम जो प्लस होता है 5.5 घंटे। 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। इलाहाबाद में नैनी है या फिर मिर्ज़ापुर, इसके पास से होकर गुजरती है कौन? पूर्वी देशांतर रेखा, जो हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश गुजरेगा कहाँ से? राजस्थान से गुजरेगा। कर्क रेखा भारत के आज 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। दोस्तों जब हम अपने ग्लोब को देखते हैं, ठीक, ये हमारा इक्वेटर है, इसके अगर 23 डिग्री ऊपर एक रेखा है, इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। अगर इसके 23.5 डिग्री नीचे होती है, इसको कहते हैं हम मकर रेखा। क्या कहते हैं? इसको मकर रेखा कहते हैं। चलिए देखते हैं जो कर्क रेखा है भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। भारत को 2 भागों में बराबर बांटती है। कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित है ये मणिपुर स्थित है। कौन स्थित है? मणिपुर स्थित है। भारत का सुदूर बिंदु जो है ये है अंतिम राज्य, ठीक। उत्तर में जो है लद्दाख है, और दक्षिण में जो ठीक है, उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में जो हमारा ये है आपका क्या? तमिलनाडु। मुख्य भूमि में तमिलनाडु, और वैसे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। भारत का उत्तर में सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है सबसे दूर वाला बिंदु है ये है इंदिरा कोल। दक्षिण का जो सबसे दूर वाला बिंदु है ये आपका इंदिरा पॉइंट। पूर्व में सबसे दूर स्थित बिंदु ये है किविथू, और कभी कभी हो जाता है बलांगू। पश्चिम में है आपका सरक्रिक, जिसे गोहर माता के पास है। गुजरात में कहाँ पे? गोहर माता के पास। वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी, हिंद महासागर मिलते हैं वो है कन्याकुमारी। चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं। चलो ये मैं भारत का मैप है जो रफली बना दिया। तो यहाँ पे ये है श्रीलंका और ये है आपका कन्याकुमारी, ठीक। ये आपका कन्याकुमारी। अब यहाँ से देखते हैं इसको देखते हैं। तो दोस्तों
इधर क्या है आपका, ये है आपकी, ये है आपका अरब की खाड़ी, ठीक। और इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी, ये आपकी बंगाल की खाड़ी। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये है आपका हिंद महासागर। तो ये जो तीनों है ये यहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे, कन्याकुमारी में, इसलिए इसको ऐसे कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित भारत का जो भाग है वो है इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा वो रेखा होती है जिसको विषुवतीय रेखा या ट्रॉपिक जिसको इक्वेटर भी कहते हैं। सीमावर्ती राज्य देखते हैं, भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं जिसमें है, अगर इसमें श्रीलंका और मालदीव को जोड़ दिया जाए तो 9 जाते हैं, क्योंकि ये दोनों समुद्री ये समुद्र के माध्यम से भारत से जुड़े हुए हैं। भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है ये बांग्लादेश के साथ है जो 4000 के आसपास है। भारत की सबसे छोटी जो सीमा रेखा है ये है अफगानिस्तान के साथ, वो भी लद्दाख वाले पार्ट में। भारत के 17 राज्यों की सीमा पड़ोसी राज्यों से मिलती है, 17 नहीं 18, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 राज्य बन गए हैं, तो इसलिए अब 18 राज्य है। कितने, 18 राज्य है। बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मणिपुर और नागालैंड से लगती है तो दोस्तों इनसे नहीं लगती है। भूटान जो लगता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल से। म्यांमार लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। सिक्किम व पश्चिम की सीमा 3 देशों से अच्छा, सिक्किम की पश्चिम की सीमा जो 3 देशों से लगती है जिसमें है आपके चीन, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें प्रातःकाल में सर्वप्रथम आती है कहाँ पे, भारत में सबसे पहले जो सूर्य की किरणें ये आपको देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। भारत का बहुत ही विभाजन करते हैं, भारत को 5 भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है जिसमें द्वीप समूह, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारा। सबसे पहले तो हमारा ये देखते हैं, ये है आपका हिमालय। ये हिमालय की बात करते हैं तो पहले हिमालय को देख लेते हैं। तो जब हिमालय हमारा जहाँ से स्टार्ट होता है, पश्चिम से स्टार्ट होता है और पूर्व तक जाते हैं, तो पश्चिम में चौड़ा है ज़्यादा 400 किलोमीटर तक, और जब पूर्व में जाते हैं तो आपको ये मात्र 150 किलोमीटर ही चौड़ा देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी हिमालय का पूर्वांचल कहते हैं इसको। ये उत्तर पूर्वी पहाड़ी है ये वाली जो है, इसको कहते हैं हम हिमालय का पूर्वांचल। इसके नीचे आता है फिर गंगा का मैदान, गंगा या फिर कह सकते हो उत्तर भारत का विशाल मैदान, क्योंकि हिमालय जो है यहाँ पे बर्फ़ रहता है, ठीक। तो यहाँ से नदियाँ निकलती है तो वो क्या अवसाद इकट्ठा करते रहती है, जिसकी वजह से ये उत्तर का मैदान बन चुका है, उत्तर का मैदान बन चुका है। पहले यहाँ भूषण नहीं थी जिसके बनने से क्या हुआ, यहाँ पे मैदान बनता चला गया, क्योंकि पहले जो इंडियन प्लेट थी ये चाइनीज़ प्लेट से टकराई थी। किससे, चाइनीज़ प्लेट से टकराई थी। ये चाइनीज़ प्लेट है, ये आपकी इंडियन प्लेट है, दोनों ऐसे टकराई तो यहाँ पे भूषण नदी बनी, ठीक। यहाँ पे क्या हिमालय बन गया। तो जब यहाँ पे नदी द्वारा अवसाद आते रहे या फिर पहाड़ों के जो अवसाद आते रहे तो जिससे क्या विशाल मैदान बन गया था। अब आगे देखते हैं। जो अमरस्थल है ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में, राजस्थान में देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, ठीक। जो विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। तटीय मैदान, घाट व तटरेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है ये आपका तटीय मैदान, ये वाला, ठीक। ये पूरा आपका तटीय मैदान, इसको कहते हैं पश्चिमी मैदान, ये आपका पूर्वी मैदान। और फिर इससे जब आगे चलोगे दौड़ो तो आपको घाट दिखेगा जिसको कहते हैं पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट। और दोस्तों भारत के मध्य में थोड़ा दक्षिण मध्य कह सकते हैं, या थोड़ा सा नीचे आओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा प्रायद्वीपीय पठार, क्या दिखेगा, प्रायद्वीपीय पठार, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत की तटरेखा, मैदान और घाट। भारत
पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब महासागर से घिरा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की जो लंबाई है ये 6100 किलोमीटर तथा द्वीपों की तटरेखा को मिलाकर 7516 किलोमीटर लंबी हो जाती है। 9 राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं, जिसमें आपकी कौन कौन से? गुजरात है जिसकी सबसे ज़्यादा तटरेखा है, महाराष्ट्र है, ये है आपके पश्चिमी घाट में, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये है आपके सब पश्चिमी घाट के। अब देखते हैं पूर्वी घाट के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी जो तटरेखा है यह गुजरात की, जिसके 1214 किलोमीटर। सबसे कम तटरेखा गोवा की जो है 101 किलोमीटर। चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है ये लहरों से होता है। किससे होता है? लहरों से होता है। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट तथा पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट के अन्य नाम जो है सह्याद्री कहते हैं और पूर्वी घाट को कहते हैं महेंद्रगिरी के पर्वत। अब देखते हैं पश्चिमी घाट कैसा है। पश्चिम में ताप्ती के महोनी से लेकर प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर लंबी ये एक पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची जो इसकी चोटी है ये अन्नाईमुडी जो केरल में है, जिसकी ऊंचाई है 2655 मीटर। अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है। किसका? अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में स्थित है। साइलेंट वैली जो है ये भी आपको केरल में देखने को मिलती है, साइलेंट वैली। अन्नामलाई के निकट पानली पहाड़ी है जो तमिलनाडु के यहाँ पर है, तमिलनाडु के यहाँ पर है। कोडाईनाल हिल भी यहाँ पे हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। किसको? जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट देती है, जिसको उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। भारत की सबसे दक्षिणी चोटी जो है यह इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सी है? इलायची की पहाड़ियाँ है। नीलगिरी पर्वत जो है पश्चिमी व पूर्वी घाट को मिलाता है। इसमें 3 राज्य आते हैं। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। सर्वोच्च जो चोटी है इसकी यह है डोडो बेटा। कौन से? सर्वोच्च चोटी जो है डोडो बेटा है। पठार क्या होते हैं? घाट जो होते हैं ये पठारों के ढाल है। जो घाट है ये पठारों के ढाल होते हैं। पश्चिम घाट जो है पठारों का ढाल है। देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान ये जो है जो तट से जुड़े होते हैं इसको तटीय मैदान कहते हैं। ठीक, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान, और यहाँ से लेके जो है आपका यहाँ तक है ये आपका है पूर्वी तटीय मैदान। चलिए देखते हैं। पश्चिमी तट के जो है 4 भाग हैं। कितने? 4 भाग हैं। जो आपके गुजरात से दमन तक है इसको कहते हैं काठियावाड़ तट। दमन से लेके गोवा तक इसको कहते हैं कोंकण तट, जो इसका उत्तरी भाग है। गोवा से कर्नाटक जो है इसको कहते हैं केंद्र तट, और जो कर्नाटक से कहाँ तक? केरल तक इसको कहते हैं मालाबार तट। अब चलिए पूर्वी तटीय मैदान देखते हैं। तमिलनाडु से कोरोमंडल तट तक जो है तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक जो है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, और जो आपका आंध्र प्रदेश से और पश्चिम बंगाल तक इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा बनाती है। पश्चिमी तटीय मैदान की जो है ज्वारनमुख बनाती है, जिसको एस्चुरी कहते हैं। उड़ीसा के पास का तटीय मैदान वह महानदी का डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट 2 भागों में विभक्त है, जिसमें पहला है डेल्टा क्षेत्र। इस क्षेत्र में तटीय मैदान कहते हैं, इस क्षेत्र को तटीय मैदान कहते हैं। जैसे उत्तरी सरकार का जो डेल्टा क्षेत्र है ये है जो पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक है। दूसरा जो आपका यह कोरोमंडल तट जो आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। अब देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान से ज़्यादा है। किससे? पश्चिमी तटीय मैदान से ज़्यादा है। ये कम अपरदन होता है और पतला होता है, कृषि के लिए उपयुक्त होता है, अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, ज़्यादा अपरदन होता है, अधिक चौड़ा है। अन्य नाम इसके कोरोमंडल तटीय मैदान भी कहा जाता है।
चलिए अब देखते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है ये क्या है? क्षेत्रीय सागर कहा जाता है इसको, क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। चलिए देखते हैं जो आपकी प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है ये आपकी आती है 12 नॉटिकल माइल तक। कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल तक होती है। और जो आपकी समीपस्थ जो मंडल है जिसको कहते हैं कॉन्टेजियस जोन, ये आपका होता है 24 नॉटिकल माइल तक। कहाँ तक? 24 नॉटिकल माइल तक। भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई सीमा शुल्क लेने से लेकर वित्तीय पूरा अधिकार होता है। इसके बाद आता है आपका अनन्य आर्थिक अधिकार जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये आपका होता है 200 समुद्री मील तक, 200 नॉटिकल माइल तक। इसमें क्या कर सकते हो आप? वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हो। द्वीपों के निर्माण का अधिकार भी आपको होता है। जो एक नॉटिकल माइल होता है ये 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। माफ़ कीजिएगा, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है कोरोमंडल तट, और इस पर स्थित है तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु तट के पास है। कहाँ पे? तमिलनाडु तट के पास है मन्नार। भारत के प्रमुख पर्वत। संपूर्ण भारत में 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ है। भारत के पर्वत उत्तरी पर्वत श्रृंखला, मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले उत्तरी भारत की श्रृंखला देखते हैं। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा व विश्व का सबसे नया मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है इसकी आयु के आधार पर जो है इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय। पहला कौन सा? ट्रांस हिमालय जो है इंडो सांगपो सचर जोन में। दूसरा है हिमाद्री या महान हिमालय या बृहद हिमालय है मैन सेंट्रल ट्रस्ट पर। तीसरा लघु मध्य या हिमाचल हिमालय, इसको कहते हैं मैन बाउंड्री। और जो आपका फोर्थ लास्ट ये है शिवालिक हिमालय, इसको कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये क्रम के अनुसार थे। सबसे पहले देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस मैदान हिमालय के 4 श्रेणियाँ हैं। पहली है कराकोरम श्रेणी, एशिया की रीढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तिब्बत का पठार, सियाचिन, बियाको, बालतोरो, हिस्पर ग्लेशियर जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और इसी पर स्थित है केटू, जो केटू है गॉडविन आस्टिंग जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी वो इसी पर स्थित है, लेकिन वो विवादित है तो इसलिए अभी उसकी बात नहीं की जाती। बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसके जो अन्य नाम है ये है तिब्बती 33 या हिमालय। इसकी ऊंचाई जो है औसतन
नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है सैंडल पीक। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। अब देखते हैं मैदानी भाग। चार भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला बावर का मैदान, दूसरा तराई का मैदान, तीसरा खादर का और चौथा बांगर का। तो सबसे पहले देखते हैं बावर का मैदान। शिवालिक पर्वत श्रेणी से दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर का हिमालय के सहारे फैला क्षेत्र भावर कहलाता है। कृषि के लिए प्रयुक्त नहीं है। नदी यहाँ पे गायब हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको मोटे मोटे क्या पत्थर देखने को मिलते हैं। ठीक, मोटे मोटे पत्थर देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब देखते हैं तराई का क्षेत्र। बावर के ठीक दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर का तराई का क्षेत्र है। यहाँ नदियाँ दृश्यमान रहती है। नदियाँ क्या है? दृश्यमान रहती है। दोस्तों जो बावर का क्षेत्र होता है यहाँ पे मोटे मोटे पत्थर होते हैं तो नदियाँ पूरी नीचे चली जाती है। जैसा आप ऋषिकेश जाते हो तो वहाँ पे क्या है, बस बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं तो क्या होता है, और नदी जो है दिखती नहीं है वो कितनी गहरी है। तराई का क्षेत्र वो होता है जहाँ पे पानी दिखता है लेकिन ऊपर दिखता है, जहाँ पे चिकनी मिट्टी आपको दिखेगी तो पानी कम दिखता है। खादर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का क्षेत्र। यहाँ नई मिट्टी की परत बनती रहती है। बांगर मैदान नदियों से दूर क्षेत्र, मिट्टी की पुरानी। दोस्तों खादर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मतलब कुछ सालों में बाढ़ आती रहती है तो खादर क्षेत्र होता है। बांगर क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाता है वो मैदानी भाग जहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। उत्तर से दक्षिण पहाड़ियों का क्रम देखते हैं अब। उत्तर से दक्षिण ये कह रहा है, उत्तर से यानी यहाँ से चलेंगे उत्तर से दक्षिण तक। ठीक, अन्नमलाई की पहाड़ी, जावदी, नीलगिरी, अन्नमलाई की पहाड़ी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी विजेंद्री पाल। कौन थी? विजेंद्री पाल थी। अब देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, लद्दाख में कौन सा आपका? काराकोरम दर्रा। और जम्मू एंड कश्मीर में आपका वर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा जो है ले जाने का रास्ता है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में शिप्किला और रोहतांग दर्रा। शिप्किला दर्रे से ही जो सतलज नदी होती है यह भारत में प्रवेश करती है। अब देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे। नीतिला दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। जो लिपुलेख दर्रा है ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए खोला जाता है। सिक्किम में है नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में आपके बोमडीमला दर्रा और दिफू दर्रा। मणिपुर में आपका तुजू दर्रा। केरल में आपका पाल घाट और महाराष्ट्र में आपका थाल घाट और भोर घाट। पाल घाट दर्रा केरल में स्थित है। केरल तमिलनाडु को जोड़ती है। नीलगिरी व अन्नमलाई के मध्य स्थित है। खैबर दर्रा, ये दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसी दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। भारत के द्वीप देखते हैं पहले अरब सागर के द्वीप जिसमें लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी द्वीप जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अन्य द्वीप जैसे माजुर द्वीप। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा नदी द्वीप है। न्यूमोर द्वीप बांग्लादेश के दक्षिण व पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित है। शिव सुंदरम दर्रा ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। गंगा सागर दर्रा कलकत्ता के दक्षिण में स्थित है। एलिफेंट दर्रा जो महाराष्ट्र के पास है। जो ये आपका ये वाला है गंगा सागर दर्रा, इस पर प्रशासनिक जो नियंत्रण है ये है पश्चिम बंगाल का। किसका है? पश्चिम बंगाल का है। चलिए देखते हैं द्वीप समूह से संबंधित अन्य तथ्य। 11 डिग्री चैनल जो है उत्तर में अमीन देवी द्वीप तथा दक्षिण में कनानोरे द्वीप को अलग करता है। और जो आपका ये 10 डिग्री चैनल है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप में मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव के मध्य स्थित है। डंकन पैसेज जो है जिसको कहते हैं लिटिल या लघु अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। किसके? लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। कोक स्ट्रेट
कोको द्वीप जो म्यांमार में है। कोको द्वीप समूह एवं उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक स्टेट भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल सुमात्रा जो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है एवं निकोबार के मध्य स्थित है। दोस्तों ये हमने देख लेते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। रामेश्वर द्वीप तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मुख्य भूमि से यह द्वीप पंबन चैनल द्वारा अलग होता है। यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर इसी पर ही स्थित है। अब देखते हैं भारत का अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक स्थल कृतियों द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहली है आपकी हिमालय नदी, दूसरी प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12मासी होती है। इनमें वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वत के पिघलने से जल प्राप्त होता है, क्योंकि उन पर ग्लेशियर, उन पर बर्फ़ जमा होता है उन ग्लेशियर पे। ठीक, हिमालय की दो नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गर्जों का निर्माण किया है। ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग, युवावस्था में के साथ वी आकार की घाटियाँ व जलप्रपात का निर्माण करते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करने के उपरांत अनेक स्थलाकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ, गोखुर झील, बारकृत मैदान, कुंफित वाहिकाएँ तथा डेल्टा का निर्माण करती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है, जबकि कुछ नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा जो विशाल अववत क्षेत्र वाली नदी है, वर्ष पर बहती है क्योंकि ये नदियाँ ऊपरी जल घिरन क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा का जल प्राप्त करती है। प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा व ताप्ती के अलावा शरावती, मांडली, जुआरी, भरतपूजा, पेरियार तथा पंबा नदी पश्चिमी यानी अरब सागर में जाकर गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण के क्रम सबसे ऊपर आएगी आपकी महानदी, फिर आएगी आपकी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और सबसे एंड में आएगी वेगई। पेन्नार नदी द्वारा दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी जिसको कैन्यन निर्मित करती है, क्या करती है? कैन्यन निर्मित करती है। प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। नदियाँ जब डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में गिर जाती है तब एस्चुरी का निर्माण करती है। माही, तापी, नर्मदा, मांडवी आदि नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम जो है यह है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालयी अफवाह तंत्र से पुराना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ एक निश्चित मार्ग में चलती है। इनमें विसर्पण का अभाव रहता है। तटीय नदियाँ विशेष रूप से पश्चिमी तट की नदियाँ अपेक्षाकृत कम लंबी तथा इनका जल घिरन क्षेत्र सीमित होता है। 1960 के भारत पाकिस्तान के सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत 3 पूर्वी नदी जिसमें ब्यास, रावी, सतलज का 80% जल का उपयोग भारत करेगा, जबकि सिंधु, चिनाब तथा झेलम के 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। गंगा नदी तंत्र से निर्मित विविध प्रयाग, विष्णु प्रयाग में जो है धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। कर्ण प्रयाग में पिंडार और अलकनंदा मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और प्रयाग में गंगा एवं यमुना मिलती है। ब्रह्मपुत्र के विविध नाम तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में से कहते हैं ब्रह्मपुत्र, उत्तर बांग्लादेश में कहते हैं जमुना, मध्य बांग्लादेश में कहते हैं गंगा से मिलने के बाद पद्मा और दक्षिणी बांग्लादेश में कहते हैं इसको मेघना। संकोच नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्माण करती है। भारत के प्रमुख जलप्रपात देखते हैं।
जोग जिसको कहते हैं गरसोप्पा, ये है शरावती नदी पर, कहाँ पे, कर्नाटक में। शिव समुद्रम ये है कावेरी नदी पे कर्नाटक में। हुंड्रू जो है स्वर्णरेखा नदी पे झारखंड में। साडनी जो है शंख नदी में जो है झारखंड में। गोकक जो है घाट प्रभा नदी पे जो है कर्नाटक में। दशम जो है कांची नदी पे ये है झारखंड में। पाईकारा जो है पाईकारा नदी पे कहाँ पे, नीलगिरी ऊटी में। चुलिया जो है चंबल नदी पे राजस्थान पे। पुनासा जो है नर्मदा नदी में है, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। धुआंधार जो है नर्मदा नदी पे जबलपुर में। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों खनिज और उनकी विशेषताएं। सबसे पहले देखते हैं माफ़ कीजिएगा मृदा। तो मृदा देखते हैं, मृदा ठीक, उसके खनिज देखेंगे और उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, जिसका भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार है। पोटास एवं चूना की अधिकता होती है तथा नाइट्रस, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी देखने को मिलती है। ये आपको इसकी विशेषता क्या है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। प्राचीन जलोढ़ को बांगर तथा नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। इस मिट्टी में धान गेहूँ आदि फसलें अच्छी होती है। अब देखते हैं रेगुरिया काली मिट्टी। पोटास एवं चूना की अधिकता होती है। माफ़ कीजिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है। टिटानिफेरस मैग्नेटाइट एलुमिना अत्यधिक उपस्थिति मिट्टी का रंग काला कर देती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी पर कपास, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू आदि की खेती की जाती है। अब देखते हैं लाल पीली मिट्टी। इसमें लोहा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। ज़्यादातर पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड से इसका रंग निर्धारित होता है। निक्षालित मृदा होती है। मोटे अनाज, दलहन एवं चावल की खेती इस पर अच्छी होती है। लेटराइट मिट्टी, लो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, ह्यूमस और कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। ये कर्नाटक और केरल में देखने को मिलती है। निक्षालित मृदा होती है। काजू, चाय, कावा एवं मसालों की अच्छी खेती इस पर होती है। अब देखते हैं मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। लवणता की अधिकता होती है। कैल्शियम, नाइट्रोजन व पोटास की यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी राजस्थान आदि में देखने को मिलती है। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से कृषि की जाती है। गेहूँ, बाजरा, मोटे अनाज आदि की खेती की जाती है। अब देखते हैं लवणीय रे या रे कल्चर। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम अधिक देखने को मिलता है। नाइट्रोजन एवं कैल्शियम की कमी होती है। पश्चिम गुजरात, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में अति सिंचाई के कारण गेहूं, चावल की कृषि की जाती है। अब देखते हैं पीट एवं दलदली मिट्टी। घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। ये तटीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी आपको। मैंग्रोव का विकास होता है यहाँ पे और धान की खेती हेतु उपयुक्त होती है। देखते हैं एक नोट दिया है। भारत की चंबल घाटी जिसको कहते हैं उत्खात भूमि मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। इसके बाद शिवालिक पहाड़ियों के 5 क्षेत्र आते हैं। भारत में खनिज संसाधन, तो सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में आपको हम देखते हैं सबसे पहले लो अयस्क। तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। उड़ीसा में किस क्षेत्र में, मयूरभंज क्षेत्र में, जिसमें होता है आपका गुरु महिसानी बादाम पहाड़ियाँ। क्योंझर, कटक, कोरापुट क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दुर्ग, डल्ली, राजहारा खान में, बस्तर, बेलाडीला की खान में। और झारखंड में देखने को मिलेगा सिंहभूम, नोआमुंडी व ग्वालो खान में। कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा बेल्लारी क्षेत्र, सुंदर होसपेट क्षेत्र में, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदून की पहाड़ियाँ, चंद्रपुर, बीजापुर और डुमकुर।
महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा रत्नागिरी और चंद्रपुर में, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, नेल्लोर और गुंटूर में, तेलंगाना में वारंगल में। तांबा आपको भारत में कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा झारखंड के हजारीबाग में, सिंहभूम में और पलामू में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और कुर्नूल में, बिहार के गया में। नोट देखते हैं क्या है। तांबे की 3 प्रमुख खाने मलंजखंड जो मध्य प्रदेश में, खेतरी राजस्थान में और घाटशिला आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। अब देखते हैं सोना। सोना आपको देखने को मिलेगा जो कर्नाटक में मिलेगा, कर्नाटक की कोलार एवं रायचूर में, चैंपियन रीफ, मैसूर रीफ और ओकले रीफ खान में। आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा रामगिरी क्षेत्र में जो अनंतपुर में आता है। झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के बालू में भी सोना पाया जाता है। चांदी, चांदी आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के, राजस्थान में और झारखंड में। राजस्थान के उदयपुर जिले के जेवर खान में जस्ता, सीसा व चांदी आदि खनिज पाए जाते हैं। अब देखते हैं अवरक, ये झारखंड में आपको कहाँ मिलेगा, कोडरमा जिले में, हजारीबाग का पठार में। आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा नेल्लोर जिले में, राजस्थान में जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर में। अब देखते हैं मैग्नीज, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा बेल्लारी, शिमोगा, धारवाड़ में और उड़ीसा में क्योंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी में। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बॉक्साइट उड़ीसा के मिलेगा कालाहांडी में, कोरापुट में और संबलपुर में। झारखंड में मिलेगा आपको लोहर गदा में, गुजरात में कच्छ में, जामनगर में और साबरकांठा में। मध्य प्रदेश में कटनी में, जबलपुर में और बालाघाट में। छत्तीसगढ़ में मिलेगा अमरकंटक की पहाड़ियों में। हीरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के पन्ना में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कृष्णा नदी बेसिन। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। लोएस्क दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लोएस्क उत्पादन क्षेत्र भारत में है। विश्व में लोएस्क उत्पादन में भारत तीसरे स्थान में है। लोएस्क भारत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटाइट, इनमें लोहे धातु का अंश 72% होता है। यह काले रंग का सबसे उत्कृष्ट लोहा माना जाता है। हेमेटाइट, इसमें धातु का अंश 60 से 70% होता है। लाल रंग का ये अयस्क दूसरा सबसे उत्कृष्ट लोएस्क माना जाता है। भारत में अधिकांश लोएस्क इसी प्रकार का होता है। लिमोनाइट, इसमें धातु का अंश 35 से 50% होता है। यह पीले रंग का होता है। सिडेराइट, इसमें धातु का अंश 30 से 40% होता है। इसका भूरा रंग होता है। यह निम्न कोटि का लोएस्क होता है। दोस्तों अब देखते हैं भारत में ऊर्जा संसाधन, जिसमें पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम टर्सरी युग की अपसादित सेल संरचनाओं में अपनति तथा भ्रंश ट्रैप, जिसको फॉल्ट ट्रैप में कहते हैं, पाया जाता है। भारत में कुल पेट्रोलियम का लगभग 40% उत्पादन मुंबई हाइट से होता है। भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तो पहले देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्षेत्र। असम में मिलेगा आपको डिगबोई, नहरकटिया, सुरमा घाटी में। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा डिग्रू क्षेत्र, खारसंग क्षेत्र और नागालैंड में बोरहोल्ला क्षेत्र। कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा आपको गुजरात के अंकलेश्वर, खंभात, कलोल, मेहसाना, कहाँ पे मेहसाना, आलियाबेट, नवागाम, कोसांबा, सानंद, लुनेज इत्यादि में। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा मुंबई हाई में, पश्चिम में, पन्ना मुक्ता क्षेत्र में। राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा बामडेर, जहाँ पे शक्ति, ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम तेल क्षेत्र है। जैसलमेर, बीकानेर। कृष्णा में आपको मिलेगा कृष्णा नदी, गोदावरी नदी बेसिन क्षेत्र में, रावा अपतट में। अब देखते हैं कोयला। भारत में 98% कोयले का भंडार गोंडवाना क्षेत्र में है, जबकि शेष 2% टर्सरी युगीन चट्टानों में मिलता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 भागों में विभाजित होता है। चलिए देखते हैं 4 कौन कौन सी मात्रा है। पहले देखते हैं कोयला, कार्बन की प्रतिशत और विशेषता। पीट 50% से कम इसमें कार्बन होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। लिग्नाइट 50 से 75% तक इसका रंग भूरा होता है। बिटुमिनियस 75 से 90% तक इसमें कार्बन होता है। भारत में इसका खनन में उपयोग सर्वाधिक होता है। इस
इससे कोक बनता है। यह लौह अयस्क को गलाने में काम आता है। और सबसे अच्छा जो होता है ये होता है एंथ्रासाइड। इसमें 90% से अधिक कार्बन होता है। यह सबसे कठोर और सबसे उच्चतम किस्म का कोयला होता है। भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां। भील, यह भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या है जो त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में देखने को मिलती है। गोंड जनजाति, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदि में देखने को मिलती है। अब देखते हैं तीसरी, संथाल जनजाति। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आदि में देखने को मिलती है। इरूला, दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करने वाली यह एक आदिम जनजाति है। डोडा, नीलगिरी पर्वत डोडा जनजाति के निवास स्थान कहलाता है। इनमें बहुपति प्रथा प्रचलित होती है। थारू, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह श्रम को किरात वंशज बताते हैं। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित होती है। दिवाली का शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दिवाली के दिन ये शोक मनाते हैं जो ठीक ऐसा करते हैं। लेपचा, ये सिक्किम व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में निवास करते हैं। ये पशुपालक होते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओंग, ये लघु अंडमान में देखने को मिलती है। जारवा, मध्य व दक्षिण अंडमान में देखने को मिलेगी। सेंटलीज, ये सेंटिलेन द्वीप में देखने को मिलेगी। सोमपेन, ग्रेट निकोबार द्वीप में, निकोबारी ग्रेट निकोबार में। तो दोस्तों निकोबारी को छोड़कर, निकोबारी जो है ये आपकी मैंगलोलॉइड होती है और बाकी जो आपकी ओंग, जारवा, सेंटलीज, सोमपेन ये है निग्रोओइड प्रजाति। कैसी निग्रोइड प्रजाति? एक ही प्रजाति समुदाय एक से अधिक राज्यों में पाया जा सकता है। भूजल के प्रति दोहन के संभावित प्रभाव। भूजल के उच्च फ्लोराइड सांद्रता, क्या होता है, भूजल जो होता है उसमें उच्च फ्लोराइड सांद्रता होती है जिससे क्या होता है भूजल स्तर जो है नीचे चला जाता है। जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की सांद्रता अधिक हो जाती है। भूमि का घसाव, भूजल का अत्यधिक दोहन भूमि के घसाव में उत्तरदायी होता है। मृदा में उच्च लवणता से क्या होगा, तटीय जल भ्रंतों में पानी पीने योग्य पानी जल के नीचे खारे जलीय क्षेत्र अर्थात अत्यधिक पंपिंग के खतरे, जल का प्रवेश आंतरिक क्षेत्रों में हो जाता है। बहुउद्देशीय बांध परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव हमें क्या क्या देखने को मिलती है। कृषि योग्य कृषि सिंचाई के लिए निर्माण, नदियों व वर्षा के जल को अवरुद्ध कर संग्रहित करने के लिए। अब पीड़क देखते क्या है, जल जनित रोगों और पीड़कों के उत्पत्ति के स्थल का कार्य करता है। भूकंप, संग्रहित जल की मात्रा अत्यधिक होने से भूकंपी आपको देखने को मिल सकता है। अगर अत्यधिक जल संग्रहित होगा तो इससे भूकंपी आ सकते हैं। वर्तमान में जल के विद्युत उत्पादक, मनोरंजन, जल आपूर्ति व मत्स्य पालन अत्यधिक कार्य भी कर सकते हैं। बाढ़, अत्यधिक वर्षा होने पर बांध का पानी छोड़ना पड़ता है जिससे बाढ़ आ जाती है। भू निम्नीकरण, जिसमें होता है तल छठ में जमाव के कारण बाढ़ के मैदानों में गाढ़ का अभाव होता है। यह एक प्राकृतिक उर्वरक होता है जिससे क्या होता है, जिससे मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों अब देखिए सेल गैस क्या होती है। जो सेल गैस है ये क्या होती है। सेल संरचनाओं के भीतर प्राकृतिक गैस, सेल गैस जो महीन कणों में अवसादी चट्टानों में फंसी होती है, परंपरागत चट्टानों में कम देखने को मिलती है, इसलिए गैस का संचय प्रभाव होता है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक दोनों पाई जाती है। भारत व्यावसायिक उत्पादन नहीं करता इस गैस का। गवार गम गैस के निष्कर्षण के लिए फ्रैकिंग में प्रयुक्त एक घटक है जो तरल पदार्थ को साथ बांधकर रखते हैं। भारत विश्व में इसका अग्रणी उत्पादक देश है। गुजरात में स्थित
जंबूसर भारत का पहला शैल गैस अन्वेषण कुआं है जो ओएनजीसी की खुदाई की है, जिस इसकी खुदाई जो है ओएनजीसी द्वारा की गई थी। भारतीय मानसूनी जलवायु की विशेषताएं, प्रादेशिक विभिन्नता। केरल में अलग है तो उत्तर प्रदेश में आपको अलग देखने को मिलेगी, या उत्तर भारत में आपको अलग देखने को मिलेगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाने पर तापमान में आपको अंतर देखने को मिलेगा। पवनों के प्रतिकूल परिणामों के तापमान जो है और जो तापक्रम है यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेगा। वर्षा ऋतुओं की लाभ की बात अलग होगी। आर्द्रता व शुष्कता में आपको यहाँ पर विभिन्नता देखने को मिलेगी। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान चले देखते हैं। पश्चिमी घाट तथा अरब तट के बीच स्थित है। पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। संकर मैदान जिसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। जो पूर्वी तट है ये अपेक्षाकृत चौड़ा मैदान जिसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट जो है मैदान में कई छोटी व तीव्रगामी नदियाँ बहती है जो डेल्टा बनाने में असमर्थ है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ जो डेल्टा बनाती है। मैदान के दक्षिण भाग में अनेक लगून देखने को मिलेंगे। मैदान में लगून कम मिलते हैं। अधिक खटाफटा होने के कारण यहाँ पर अधिक बंदरगाह पाए जाते हैं। पूर्वी तट कम खटाफटा होने के कारण यहाँ पर कम बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। सबसे पहले देखते हैं अनूप झीलें, जिसको लैगून झील कहते हैं। तो ये कौन कौन सी है? तो ये आपकी कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील ये तमिलनाडु में, चिल्का झील ये है उड़ीसा में, भीमनाथ जो झील है ये केरल में। ये सब वो झीलें जो खारे पानी की झीलें होती है। वायु द्वारा निर्मित झीलें जिसको कहते हैं प्लाया या एरोलिन, इसमें आप कहते हैं पंचभद्रा, संबर, डिडवाना, लून करसर, सभी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? ये सभी राजस्थान की झीलें हैं। अब देखते हैं विवर्तनिक झीलें, जिसमें आपकी है बुलर झील। यहाँ पर अधिक बंदरगाह पाए जाते हैं। अरे माफ़ कीजिएगा, ये अलग पढ़ लिया। कुमायूं हिमालय की झीलें आप कह सकते हो। यहाँ पे जो भी आपकी है उत्तराखंड की झीलें और जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की झीलें, हिमाचल प्रदेश की झीलें, ठीक, ये सब झीलें आएगी इसमें। अब देखते हैं आगे, एक मिनट। ज्वालामुखी निर्मित झीलें, जिसमें लोनार झील है जो महाराष्ट्र की है। ये जो झीलें कैसी होती है? अंतरस्थलीय झील होती है। अब देखते हैं हिमानी झीलें, नैनीताल, भीमताल, राजस्थान, नौकुचिया ताल, सातताल और उत्तराखंड की सभी झीलें जो है इसमें आती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, पेरियार जो तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से गिरती है। कहाँ से? शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। केरल की दूसरी बड़ी नदी है शरावती, शिमोगा कर्नाटक में। काली नदी, भारतपुजा, ज्वारी नदी, मंडोवी नदी और साबरमती नदी। वर्षा जल संचयन का परिणाम क्या होता है? वर्षा जल के एकीकरण और भंडारण की पद्धति है एक। भोर जल स्रोतों का हम पुनर्भरण कर सकते हैं। न्यूनतम लागत वाली पद्धति होती है। यह तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के अतिक्रमण को रोकता है। छतों और खुले में वर्षा का जल संचयन करने का एक माध्यम है, जिससे भूजल को पंप करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की बचत भी हो जाएगी। देखते हैं ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। तो सबसे पहले देखते हैं परंपरागत स्रोत जो होते हैं। कोयला, जल विद्युत, पेट्रोलियम, कास्ट इंजन, प्राकृतिक गैस केवल एक ही बार प्रयोग किए जाएंगे और अगर ये खत्म हो गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। गैर परंपरागत स्रोत जिसमें भूतापीय, पवन, ज्वार, सौर, बायोमास जिसमें कृषि, पशु व मानव अपशिष्ट से बना सकते हैं,
ऊर्जा के नवीन स्रोत व पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता और ये एनर्जी हम बार बार बना सकते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले कि भाई वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की भू आकृति कैसी है, पर्वत है या मैदान है, क्या है, नगरीकरण कैसा है, वहाँ की मृदा कैसी है, औद्योगिकरण कैसा है वहाँ पे, संसाधनों की उपलब्धता कैसी है जैसे जल खनिज। चलिए दोस्तों अब देखते हैं भारत के प्रमुख पोर्ट। 12 प्रमुख पोर्ट का संचालन या विनियमन केंद्र सरकार द्वारा होता है। 200 छोटे जो होते हैं उनको राज्य सरकार देखती है। पश्चिमी तट पर जो है सबसे ज़्यादा मिलेगी और पूर्वी तट पर जो है आपको कम देखने को मिलेंगे। भारत के प्रमुख बड़े पोर्ट, चलो देखते हैं सबसे बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं। मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे बड़ा भारत का है। पेट्रोलियम उत्पादन व शुष्क माल का यहाँ से आयात निर्यात होता है। कांडला जो है राजस्थान में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ज्वारी है ये पोर्ट है। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है जिसको कहते हैं सेज, ये सेज की कैटेगरी में आता है। मारमागांव जो गोवा में स्थित है प्राकृतिक पोर्टाश्रय है। लोयस का प्रमुख पोर्ट है। नहावा सेवा जिसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में जो स्थित है। मुंबई के दक्षिणी सहायक पोर्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया था, इसको निर्मित किया गया था। नवीनतम आधुनिकृत ये एक बंदरगाह है। सबसे बड़ा कंटेनर पत्तनम है। अब देखते हैं कोच्चि केरल का जो है, कोच्चि पोर्ट जो है ये केरल का है। तट के सारे लैगून पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु में है, ये एक कृत्रिम पोर्ट है। पूर्वी तट पर देश का सबसे पुराना पोर्ट है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, देश का सबसे गहरा पोर्ट है। पारादीप उड़ीसा का लैगून सदृश पोर्टाश्रय। एन्नोर जो चेन्नई में है, चेन्नई के उत्तर में स्थित देश का प्रथम निर्मित बंदरगाह। हल्दिया जो है कलकत्ता पोर्ट हुगली नदी पर बनाया गया है। बंगाल की खाड़ी में यह एक नदी बंदरगाह है। तुतीकोरिन तमिलनाडु में, तमिलनाडु के दक्षिण छोर पर स्थित है। कोयले का निर्यात मुख्यतः यहाँ से किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, देश का नवीनतम अधिसूचित प्रमुख बंदरगाह। भारत द्वारा आयातित वस्तुएं अवरोही क्रम में पेट्रोलियम, ठीक, सबसे ज़्यादा पेट्रोल मंगाते हैं, उसके बाद तेल मंगाते हैं, उसके बाद एलोय धातु मंगाते हैं, मोती मंगाते हैं, कीमती व आर्द्र कीमती पत्थर मंगाते हैं, लुगदी व अवशिष्ट कागज़ मंगाते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से जो भी महत्वपूर्ण पहलू हो सकते थे वो हमने देख लिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। चलिए।